हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है डिकम्पोजिशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं और कौन से फैक्टर डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं नीट के एग्ज़ाम के अंदर। आने वाले समय में एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर कैसे करना है। My name is दीपक लाठ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो बेटा, हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन। हमने इकोसिस्टम फंक्शन पढ़े थे। फंक्शन में हमने 4 कंपोनेंट देखे थे। तो एक कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज़ डिकम्पोजिशन। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी है, एनर्जी फ्लो है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। तो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इकोसिस्टम का डिकम्पोजिशन, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिकम्पोजिशन के बारे में, डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं, मोस्टली डेड मटेरियल पे काम करते हैं। प्लांट या एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसके बाद में डिकम्पोजिशन होता है उसका, और डिकम्पोजर्स काम करते हैं उसके ऊपर। इसमें माइक्रोब्स भी आते हैं और इंसेक्ट्स भी आते हैं जिनका रोल इसमें रहता है। तो वही सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, जैसे कि कॉमनली आपने सुना भी होगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है? फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, फार्मर्स का दोस्त बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? फार्मर जो अपने खेत में काम कर रहा होता है, सोइल में काम कर रहा होता है, मिट्टी में काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो है वो प्लो करता है सॉफ्ट बनाने के लिए मिट्टी को। वो बार बार इधर से उधर पलटता है विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट प्रेजेंट है उसके पास में। उससे क्या होता है, उसकी जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाती है, इसमें वो अपने सीड लगा सकता है। इसके अलावा बेटा वहाँ पे क्या है, अर्थवर्म है सोइल के अंदर, जो कि ऑलरेडी इस काम को कर रहे होते हैं और हमेशा कर रहे होते हैं। फार्मर को जब जरूरत होती है उससे पहले भी इस काम को कर रहे होते हैं। तो इसलिए दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जो वहाँ पे डेड मैटर था प्लांट्स का या किसी एनिमल्स का, उसको ऑलरेडी ये ब्रेक डाउन कर चुके होंगे सोइल के अंदर। तो ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दिया होगा, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में। इसके अलावा लूजनिंग ऑफ सोइल, सोइल सॉफ्ट हो जाएगी। और जब फार्मर को वहाँ पे प्लो करना होगा तो उसका ऑलरेडी बहुत सारा काम सोइल के अंदर अर्थवर्म ने कर दिया होगा, तो इससे कॉस्ट बच सकती है, एनर्जी बच सकती है फार्मर की। तो यहाँ पे इसलिए इसको बोला गया है फार्मर्स फ्रेंड। जो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट या एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट था अभी तक, जैसे ही उसकी डेथ होगी एनिमल या प्लांट की, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर्स के द्वारा जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो बायोमोलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट था, उसका डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। तो आपने देख लिया कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे एंड होगी। तो ये पूरी प्रोसेस डिकम्पोजिशन है जो कि डिकम्पोजर के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा करवाई जाती है कंप्लीट। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन क्या होगा बेटा? जो डेड मटेरियल है, जो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स हैं या उनके पार्ट्स हैं, वो सारा क्या है, इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। देखो यहाँ पे डेड प्लांट रिमेन्स, जैसे कि लीव्स जो गिर चुके हैं, बार्क, ये फ्लावर्स, तो ये सारे क्या है बेटा, इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? डेट्राइटस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेट्राइटस। तो डेट्राइटस किसका नाम है? जो डेड रिमेन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसको हम क्या बोलते हैं? डेट्राइटस। तो यहाँ पे ये डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग फीकल मैटर भी जो है वो भी जो है काउंट होता है डेट्राइटस के अंदर। एनिमल्स का डेड बोर्ड जो मास ऑफ सेल होगा वो तो काउंट होता ही है, इसमें फीकल मैटर भी यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी डेट्राइटस का पार्ट बनता है। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाता है वो तो बनता ही है, उसके पार्ट्स भी हैं डेट्राइटस का पार्ट बन जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। बेटा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए तो है ही, साथ में बोर्ड के लिए भी है। अगर बोर्ड का एग्जाम आपको देना है तो वहाँ पे आपसे एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि एक्सप्लेन करिए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन को, और वहाँ पे आपको ये सारी बातें लिखनी है इस तरह से। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स कितने हैं बेटा प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में? देखो 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, तीसरा है कैटाबोलिज्म, चौथा है ह्यूमिफिकेशन और पांचवा है मिनरलाइजेशन। हो सकता है करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करवा ले आपको, तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पहले क्या होगा बेटा? फ्रेगमेंटेशन, बाद में क्या होगा? सेकंड पे लीचिंग, थर्ड पे क्या होगा? कैटाबोलिज्म, फोर्थ पे क्या आएगा? ह्यूमिफिकेशन, और फिफ्थ पे क्या आएगा? मिनरलाइजेशन। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, अभी तो स्टेप्स के नाम सिर्फ हम याद कर रहे हैं।
फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म तक बेटा ये ऑपरेट होते हैं एक साथ ऑन डेट्राइटस, ये एक साथ ऑपरेट होते हैं। ये एक साथ का मतलब क्या है, हो सकता है कुछ पार्ट का फ्रेगमेंटेशन पहले हो चुका है जिसका लीचिंग हो रहा होगा, जिसका लीचिंग हो चुका है उसका क्या हो चुका होगा, कैटाबोलिज्म हो रहा होगा। तो ये क्या हो रहा होगा यहाँ पे, कैटाबोलिज्म होना, लीचिंग होना, ये फ्रेगमेंटेशन, जो पहले पार्ट आया था उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ होगा, फिर उसके बाद उसका लिचिंग, जो उसके बाद में आया वो अभी फ्रेगमेंटेशन हो रहा होगा, उसके पहले वाले का लिचिंग हो रहा होगा, और इससे पहले जो होगा उसका क्या हो रहा होगा, कैटाबोलिज्म। इसलिए कह रहा है कि ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन डेट्राइटस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, ऑपरेट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सोइल। ये सोइल के अंदर होंगे, सोइल के अंदर जा चुका होगा मटेरियल, ये सरफेस पे हो रहे होंगे मोस्टली स्टेप्स, और हल्का सा नीचे एंट्री किया होगा सोइल में, लेकिन इनसाइड सोइल कौन से होंगे बेटा, कंप्लीट ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो डिकम्पोजिशन कैसे होता है बेटा, ये यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी डायग्राम को हम समझ रहे हैं, सेम डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है जस्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि मान लो एक लिविंग प्लांट है, ये ट्री ग्रो कर रहा है सोइल में, इसका एक पत्ता था जो इससे जुड़ा हुआ था, तब तक वो लिविंग था, लेकिन ये फॉल कर गया, मिट्टी के अंदर आ गया बेटा। तो ये सोइल में फॉल करने के बाद में क्या हो गया कि इसका पार्ट डेड हो गया है, ये पार्ट क्या हो गया, प्लांट का डेड पार्ट हो गया है, डेट्राइटस बन गया है। इसको सबसे पहले कौन खाएगा बेटा, सम आर ईटन बाई इंसेक्ट्स और एनिमल्स। ये तो लिविंग है, इंसेक्ट्स और एनिमल इन्होंने खाया, तो अभी भी इसकी एनर्जी किस में चली गई है, लिविंग में चली गई है। कुछ पार्ट इसका इंसेक्ट्स एनिमल्स खा सकते हैं, तो यहाँ पे उसकी कुछ एनर्जी अभी भी जो है डिकम्पोजर के पास नहीं जा रही है, अभी भी हेटेरोट्रॉप्स या एनिमल्स के पास जा रही है, कंज्यूमर्स के पास जा रही है। तो कंज्यूमर्स ने उसको खा लिया, लेकिन हो सकता है फिर भी उसके पास कुछ पार्ट बच जाए, कंप्लीट ना खाएं। तो मान लो ये पार्ट बच गया इसका, तो इससे क्या होगा कि बेटा यहाँ पे जो इन्होंने खाया था, इसके बाद जो पार्ट बचा है, इसकी न्यूट्रिएंट या एनर्जी एंटर इनटू फूड वेब में, वो जो एंटर हो गई थी इन्होंने खाने के बाद में, तो इन्होंने जो पार्ट खा लिया वो तो फूड वेब में वापस चली गई। लेकिन ये पार्ट जो बच गया, अब रिमेन जो बच गया बेटा, अब इसका क्या होगा कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा स्टार्ट। तो डिकम्पोजिशन में कुछ तो डायरेक्टली लॉस हो सकता है एटमॉस्फेयर में, इसका इससे एनर्जी लॉस हो सकता है। फिर इसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करना शुरू करेंगे, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे यहाँ पे बेटा इस मटेरियल के ऊपर धीरे धीरे कुछ समय के बाद फंगस की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो लीव्स पार्शली डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये डिकम्पोजर का एग्जाम्पल है बेटा, फंजाई और बहुत सारे बैक्टीरिया। दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। अब इसको हम क्या बोल देंगे कि फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, अब ये और टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा पूरा। इसलिए कह रहा है कि दे बिगिन टू लूज फॉर्म, जैसे ही ये पार्शली डिकम्पोज्ड होगा तो इसकी फॉर्म जो पहले दिख रही थी लीफ के जैसा ये दिखाई नहीं देगा। एंड लिटर, अब इसको लिटर बोलेंगे, ये फैल जाएगा कहीं कहीं, और फिर इसके ऊपर जो है फंगस बैक्टीरिया ग्रो करने यहाँ शुरू कर देंगे इसको मटेरियल को, एनर्जी को यूज़ करते हुए। फिर इसके बाद में क्या होगा, फर्दर डिकम्पोजिशन इसका जो है सोइल के अंदर ही होगा बेटा, और ये अर्थवॉर्म करेंगे, बैक्टीरिया करेंगे, सोइल माइट्स करेंगे, फंजाई करेंगे। तो फर्दर जो है इसका डिकम्पोजिशन होगा बेटा, जिसमें हेल्प करेंगे अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, माइट्स और यहाँ पे फंजाई। तो ये कंप्लीट यहाँ पे अब ऑर्गेनिक फॉर्म जो थी इसकी वो सोइल के अंदर पहुँच चुकी है। तो ये ऑर्गेनिक रिच सोइल हो चुकी होगी बेटा यहाँ पे, अब ऑर्गेनिक रिच सोइल हो गई है। तो साथ में क्या होगा कि बेटा कुछ पार्ट इसका लीच करके यहाँ पे आ सकता है। तो सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सोइल बाय केमिकल एक्शन। तो केमिकल एक्शन की वजह से कुछ कंपाउंड डायरेक्टली इस ऑर्गेनिक रिच सोइल में पहुँच चुके होंगे यहाँ तक। और फिर क्या होगा बेटा, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में यहाँ पे टूट के रिलीज हो जाएंगे जब इनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट होगा। फिर उन एलिमेंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है बेटा, वापस से सोइल में से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स की हेल्प से। जब पानी आएगा तो ये एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो बेटा ये देख सकते हैं आप कैसे रिसाइकलिंग हो गया है न्यूट्रिएंट्स का, ये सारा प्रोसेस होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ वापस प्लांट के पास पहुँच गए हैं वो एलिमेंट्स। लेकिन उसमें रोल किसने प्ले किया बेटा, यहाँ पे डिकम्पोजर्स ने रोल प्ले किया, जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ किए और ये प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए मिल पाए।
ये एग्जाम्पल किसका दिखाया है बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लैंड के ऊपर दिखाया है आपको, इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है। सेम डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, बिल्कुल इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे समझा है। तो एनसीईआरटी के सेम डायग्राम समझने हैं, सेम डायग्राम एग्जाम में बनाने आते हैं, आपको सेम बातों को रिपीट करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक ट्री ग्रो कर रहा है, उसका यहाँ पे लीफ गिर गया है, लीफ को खा लिया इंसेक्ट और एनिमल्स ने, इसकी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी एंटर कर जाएगी वापस से फूड वेब में, अभी जो है डिकम्पोजिशन में नहीं आएगी। जो पार्ट बच गया है उसका होगा डिकम्पोजिशन, जो कि पार्शली डिकम्पोज कर दिया जाएगा पहले फंजाई बैक्टीरिया के द्वारा, और फिर बिगिन टू लूज फॉर्म और ये लेटर बन जाएगा बेटा, और फिर इसको जो फर्दर डिकम्पोजिशन करेंगे अर्थवॉर्म बैक्टीरिया और सोइल माइट्स, और ये कुछ पार्ट इसका न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म जो है लीच होके आ जाएगा, और फिर वापस से जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे तो वापस प्लांट के पास पहुंच जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन साइकिल कंप्लीट दिखाया है बेटा। इसमें देखो कौन कौन से स्टेप हमने पढ़े हैं। पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े इसके बन जाएंगे, ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। डेट्राइटस जो डेड मटेरियल था, जो लीव्स यहाँ पे गिरे थे, डेट्राइटिवोर्स जैसे कि स्मॉलर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, अर्थवॉर्म वगैरह, इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका लार्ज साइज से स्मॉल साइज में कन्वर्ट करेंगे पार्टिकल्स को पहला, तो यहाँ पे ये एक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन में। तो फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया, आसान है। फिर लीचिंग होगा। लीचिंग में क्या होगा, वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या करेंगे, गो डाउन इनटू सोइल, सोइल में चले जाएंगे पानी के साथ। जैसे रेनफॉल होती है, रेनफॉल के साथ पानी गिरता है, उसके साथ में कुछ डिजोल्व जो यहाँ पे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेटा वो यहाँ पे डिजोल्व होके गो डाउन इनटू द सोइल ओरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। ये हो सकता है इतने नीचे चले जाएं पानी के साथ कि वहाँ तक प्लांट्स की रूट ही नहीं पहुँचती और जहाँ से वो अपटेक कर सकती हो, तो इसलिए कैसे हो जाएंगे, अनअवेलेबल सॉल्ट। ये कभी भी फिर वापस से प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये एनिमल्स के पास नहीं पहुँचेंगे, ये तो डिकम्पोजर के पास वापस से आने का चांसेस कम है। तो ये एज अनअवेलेबल साल्ट ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट होके पानी के साथ चले जाएंगे। तो लीचिंग में ये हो गया। फिर कैटाबोलिज्म होगा। कैटाबोलिज्म मतलब जो मटेरियल बच जाएगा इस स्मॉलर पार्टिकल वाला लीचिंग के बाद में, उसका क्या होगा बेटा, आप कैटाबोलिज्म में बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स, तो मतलब बैक्टीरिया काम करेंगे यहाँ पे और साथ में फंजाई का काम करेंगे, दोनों के एंजाइम्स यहाँ पे काम करेंगे और इस मटेरियल को डिग्रेड करके क्या करेंगे, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि बहुत छोटे साइज़ के और बहुत सिंपल कंपाउंड्स की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो चुके होंगे कैटाबोलिज्म होने के बाद में। अब कैटाबोलिज्म हो गया बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ह्यूमिफिकेशन, जो कि सोइल के अंदर होगा। इनसाइड द सोइल डेट्राइटस से ह्यूमस बनेगा बेटा। ह्यूमस का मतलब क्या है, देखो ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनता है। डार्क कलर्ड है, अमोर्फस है, डार्क कलर्ड है, इसका कलर क्या होगा, डार्क है। साथ में अमोर्फस का मतलब इसमें बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए अमोर्फस है। एक टाइप के नहीं है, क्रिस्टल नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है, प्योर नहीं है, एक तरह से मिक्स है कई सारे एलिमेंट्स का, इसलिए कैसा बोला, अमोर्फस बोला। डार्क कलर होता है। इसके करैक्टरिस्टिक याद रखने हैं। ह्यूमस के करैक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, पहला डार्क कलर्ड अमोर्फस जो एनसीईआरटी में गिवन है। मोर और लेस डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, हो सकता है इसका डिकम्पोजिशन कभी ज़्यादा हो गया और कहीं पे हो सकता है कहीं पे कम हो गया उतने टाइम में, तो ये कह रहा है कि मोर और लेस ये कैसा है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है। ज़्यादा हुआ होगा तो भी ह्यूमस ही बनेगा, कम हुआ होगा तो फिर फर्दर डिकम्पोजिशन होकर ह्यूमस में कन्वर्ट होगा। किस में रिच हो सकता है, रिच इन सेलुलोज, ऐसे कंपाउंड जो नहीं टूट सके थे अभी तक कैटाबोलिज्म में, उन सब का ह्यूमिफिकेशन में ब्रेकडाउन होगा। जैसे सेलुलोज जल्दी से टूटता नहीं है, लिग्निन नहीं टूटता है, टेनिन, ये रेजिन्स, ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको, ह्यूमस के अंदर मिल सकते हैं। अगर इसके नेचर की बात की जाए तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच के मामले में, और कोलोइडल नेचर होता है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसलिए कोलोइडल नेचर होता है। इसलिए इट में फंक्शन एज रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट, क्यों, क्योंकि कोलोइडल है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है डिफरेंट टाइप के, तो ये रिजर्वोयर का काम करेगा। जब इससे एलिमेंट्स निकलेंगे तो वो किसको मिल सकते हैं बेटा, प्लांट्स को मिल सकते हैं। हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, अब इसका डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होगा बेटा, क्योंकि माइक्रोब्स भी इस पर ज़्यादा फास्ट काम नहीं कर पाएंगे। हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, दैट इज़ वाई, रीज़न क्या है, इसका डिकम्पोजिशन जो है यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लो रेट पे होगा। तो डिकम्पोजिशन स्लो रेट पे होने के पीछे का रीज़न क्या है, ह्यूमस बिकम रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल। मान लो बेटा आप सोचो किसी चीज़ को आप जो है यहाँ पे तोड़ते आए आपने, छोटा पार्ट और छोटा पार्ट, अब जितना छोटा पार्ट हो जाएगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा बेटा। वैसे ही यहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन कर पाना जो है इतने और फर्दर छोटे साइज के पार्टिकल्स बनने पे मुश्किल होगा, तो इसलिए इसका डिकम्पोजिशन क्या आ चुका होगा, स्लो रेट पे यहाँ पे आ चुका होगा।
अब देखो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, लास्ट स्टेप है मिनरलाइजेशन स्टेप। मिनरलाइजेशन में ह्यूमस जो बना था उसका फर्दर डिग्रेड कर दिया जाएगा माइक्रोब के द्वारा और रिलीज ऑफ, और इसमें फाइनली क्या होगा, सोइल के अंदर रिलीज हो जाएंगे एलिमेंट्स जो कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, अब वो फाइनली रिलीज होंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, रिलीज होकर सोइल में अवेलेबल हो जाएंगे। प्लांट्स को रूट्स के लिए एब्जॉर्प्शन करने के लिए पानी के साथ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये फाइनली मिनरलाइजेशन होगा बेटा सोइल में, जहाँ पे मिनरल्स रिलीज होंगे। तो इसको प्रोसेस को क्या बोला है, मिनरलाइजेशन या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मिनरल्स नहीं बोलते। एक तरीके से केमिस्ट्री में मिनरल्स बोलते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हमने देखा बेटा 5 स्टेप है। पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा स्टेप लीचिंग है, तीसरा स्टेप कैटाबोलिज्म है, चौथा स्टेप ह्यूमिफिकेशन है और 5वां स्टेप हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन में मिनरलाइजेशन। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि जितने बातें हम डिस्कस की वो सब आपको समझ में आ गई है, क्लियर हो चुकी हैं। इसलिए अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन है बेटा वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एरोबिक है। मोस्टली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटर होती है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो इसका रेट स्लो हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है और एरोबिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है डिकम्पोजिशन कैसा है, एरोबिक या एनारोबिक, या कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये एरोबिक है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग, ऑक्सीजन आने से इसका रेट बढ़ सकता है, नहीं होने से रेट कम हो सकता है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग 2 तरह के हो सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन, डेट्राइटस। एक तो ये मैटर करेगा कि जो डेट्राइटस उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं। तो पहले हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसमें ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको तोड़ना अब मुश्किल हो गया है, जिनका डिकम्पोजिशन स्लो होगा, तो उसके डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड में रिच है कि जिसका ब्रेकडाउन करना आसान है, जैसे कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स है उनको तोड़ना आसान है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस उनको तोड़ना आसान है, तो उस केस में इसका रेट फास्टर हो सकता है, क्विक हो सकता है। तो डेट्राइटस अगर रिच इन काइटिन और लिग्निन, आपको बताया था कि ह्यूमस में काइटिन लिग्निन हो जाए तो ये इसका डिकम्पोजिशन और स्लो हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रेट क्या होगा, स्लोवर, क्योंकि इन कंपाउंड को तोड़ना मुश्किल है। अगर डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन को तोड़ना आसान है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स का मेनली बात हो रही है। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका नाम शुगर होता है, तो डिकम्पोजिशन रेट क्या जाएगा बेटा, फास्टर, क्योंकि इनको क्विकर, इनको तोड़ पाना, क्विकर मतलब फास्टर का एक दूसरा नाम है, इनका डिकम्पोजिशन रेट ईजी हो जाएगा, तो इसलिए फास्टर हो जाएगा। अगर रिच है ये नाइट्रोजन या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, अगर रिच है काइटिन लिग्निन में, तो फिर इसका डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। नेक्स्ट है बेटा केमिकल कंपोजिशन के बाद क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर में 2 हैं, टेम्परेचर और सोयल मॉइस्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर और सोयल मॉइस्चर। यहाँ पे देखो अगर टेम्परेचर वार्म और मॉइस्ट कंडीशन हो बेटा, मॉइस्चर ज़्यादा और वार्म कंडीशन हो इन्वायरमेंट में, तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। नॉर्मली आप देखते भी हैं ये जो मौसम बारिश का चला था उस टाइम मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वार्म कंडीशन होती हैं, तो जनरली मटेरियल का डिकम्पोजिशन बहुत क्विकली हो जाता है उस टाइम पे। टेम्परेचर लो हो जाए, जैसे विंटर आ जाए या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो क्या होगा बेटा, इनिबिट हो जाएगा डिकम्पोजिशन। विंटर में होता है, विंटर में देखते हैं डिकम्पोजिशन जल्दी से नहीं होता है मटेरियल्स का एज कम्पेयर टू जब कंडीशंस कैसी हैं, वार्म है और मॉइस्ट कंडीशन है, तो डिकम्पोजिशन को फेवर करती हैं। जबकि ये कंडीशंस क्या है, लो टेम्परेचर है ना, रोएबाइसिस का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनिबिट करेंगे डिकम्पोजिशन को, और इसके कारण क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल था जिसका डिकम्पोजिशन होना था वो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, तो बिल्डअप दिखाई देगा, वो सोयल के ऊपर गिरा हुआ दिखाई देगा लंबे समय तक आपको। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने से, वार्म होने से और मॉइस्ट होने से जो है डिकम्पोजिशन फेवर होता है, और लो टेम्परेचर या ऑक्सीजन एब्सेंस होने से इनिबिट होता है डिकम्पोजिशन। तो ये फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स, एक है केमिकल कंपोजिशन बेटा, दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। केमिकल कंपोजिशन में कैसे फास्ट होगा, जब ये रिच है जो है, अगर रिच किस में है, सुगर्स में। अगर ये स्लो कैसे होगा, तो काइटिन और लिग्निन में। जबकि यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर में वार्म और मॉइस्ट कंडीशन है तो फेवर करेगा, लो टेम्परेचर एनर्वेसिस क्या करेगा, इनिबिट करेगा डिकम्पोजिशन को। तो ये सारी बातें आपको एग्ज़ाम में आएंगी तो आप सब इनसे आंसर कर पाएंगे। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमस एग्जाम में आएगा, ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, मैं बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर कौन सी जो है फेवर करता है, कौन सा इसको इनिबिट करता है, और साथ में बोर्ड में देने जा रहे हो पेपर तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना, इसके स्टेप्स याद रखने हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं अबाउट डिकम्पोजिशन। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। इसलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।